फ्रेंड्स, डीलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने जो हम लिमिटेशन का एक्ट कर रहे हैं उसे हम आगे बढ़ाएंगे। लिमिटेशन एक्ट में हमने क्या है, पहले पार्ट फर्स्ट को देखा था जिसके अंतर्गत हमने 1 से लेके 6 तक सेक्शन देखे थे, 1 से लेके 6 तक सेक्शन देखे थे। अब हम बात करेंगे आज सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 हमको बोलता है कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता। सेक्शन 6 में हमको विधिक निर्योग्यता बताई थी, मतलब लीगल डिसेबिलिटी बताई थी। अब हम बात करते हैं कि कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता, मतलब कई व्यक्ति हैं, उनमें से अगर एक व्यक्ति डिसेबल हो जाएगा, निर्योग्य हो जाएगा, तो क्या होगा। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई वाद होता है, डिक्री के निष्पादन के लिए कोई आवेदन किया जाता है, जिसके लिए हकदार कौन होते हैं, संयुक्त रूप से होते हैं, केवल एक अकेला व्यक्ति नहीं होके संयुक्त रूप से हकदार होते हैं। तो ऐसी विधिक निर्योग्यता के अधीन हो और उस व्यक्ति की सहमति के बिना उन्मोचन किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये 1, 2, 3 और 4 पर्सन हैं। इन चारों में से क्या होता है, इन चारों की सहमति अगर ये अकेला व्यक्ति दे सकता है तो क्या होगा, अगर इसकी सहमति के बिना उन्मोचन किया जा सकता है तो ठीक है, फिर उसका समय चलना प्रारंभ हो जाएगा, मतलब लिमिटेशन का जो पीरियड होगा वो चलना शुरू हो जाएगा। पर ऐसा होता है कि भाई ऐसा उन्मोचन नहीं दिया जा सकता हो कि भाई जब तक ये निर्योग्यता इसकी खत्म नहीं होगी, इसकी डिसेबिलिटी खत्म नहीं होगी, तब तक अगर उन्मोचन नहीं किया जा सकता हो तो समय का चलना प्रारंभ नहीं होगा। कब चलना प्रारंभ होगा, जब इसकी डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी। या फिर क्या होगा, इसकी तरफ से इनमें से कोई भी व्यक्ति क्या होता है, सहमति देने के लिए सक्षम नहीं होता, या उस निर्योग्यता का अंत नहीं हो जाता, डिसेबिलिटी का अंत नहीं हो जाता। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि भाई स्थावर संपत्ति जो होती है हमारी, ठीक है ना, स्थावर संपत्ति जो होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसके संबंध में जो दायित्व आता है, लाइबिलिटी आती है, उसकी बात की जाती है। और क्या होता है, कुटुंब, कौन सा कुटुंब, मिताक्षरा विधि द्वारा शासित हिंदू अविभक्त संपत्ति, उसका जो कुटुंब होता है, क्या होता है, जैसा कि माना जाता है कि एक परिवार होता है, एक परिवार होता है तो उसमें मान लीजिए 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, तो ये जो सबसे बड़ा सदस्य होगा वो कुटुंब का कर्ता होगा, और ये इन तीनों की तरफ से भी क्या करता है, कोई भी प्रबंध करता है। तो क्या होगा कि ये इसकी जो सहमति होगी वो आवश्यक होगी। ये बात करता है कि भाई ये अन्य व्यक्तियों की तरफ से भी क्या कर सकता है, सहमति दे सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, परिवार का प्रबंध करता है, व्यवस्था करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के चलेंगे हम सेक्शन 8 की तरफ। सेक्शन 8 हमको बताता है विशेष अपवाद, यानी कि स्पेशल एक्सेप्शन। क्या बोल रहा है ये सेक्शन, ये सेक्शन हमको बता रहा है कि जो सेक्शन 6 और 7 है, जिसमें 6 में हमने पढ़ी थी विधिक निर्योग्यता और 7 में हमने पढ़ा था कि भाई कई व्यक्तियों के द्वारा जो काम किए जाते हैं उसके संबंध में जो निर्योग्यता होती है उसकी बात की जा रही है कि भाई कई व्यक्ति हैं, उनमें से एक निर्योग्य हो गया, तो उसके संबंध में जो सेक्शन है वो है सेक्शन 7। तो वो जो बात होती है उस पर शूफा के अधिकारों पर लागू नहीं होती, शूफा के अधिकारों को प्रवर्तन करने वाले वादों को लागू नहीं किया जाएगा, और इसकी जो परिसीमा काल की संगणना होगी उसको 3 वर्ष से अधिक विस्तारित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 हमको बोलता है समय का निरंतर चलते रहना। क्या होता है समय का निरंतर चलते रहना, मतलब एक बार समय चलना प्रारंभ हो गया तो वो कभी नहीं रुकता। जैसा कि हम जानते हैं हमारे लिए पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई आज हमने अगर पढ़ना डिसाइड किया, तो अगर हमने इसको कल के लिए टाल दिया तो हमारे लिए तो ये क्या होगा, क्योंकि हमारे लिए तो समय चलना शुरू हो चुका है कि भाई हमारा एग्जाम डिसाइडेड है, तो चल रहा है कि भाई 23 जून आने वाली है, आने वाली है, और हमने अगर इसको छोड़ दिया बीच में तो हमारे लिए तो नुकसान हो गया। तो यही बात बोल रहा है कि जहां एक बार समय का चलना शुरू हो गया तो फिर वो नहीं रुकता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद है। क्या बोलता है कि भाई जहां एक बार समय का चलना प्रारंभ हो गया तो वो किसी भी निर्योग्यता के कारण नहीं रुकेगा, परंतु क्या हुआ, किसी व्यक्ति की हो गई मृत्यु, अगर किसी व्यक्ति की जो कोई वाद या आवेदन वगैरह करने वाला है उस व्यक्ति की हो गई मृत्यु, तो कुछ समय के लिए समय रुक जाएगा, कि मतलब वो बाद में उसका कोई विधिक प्रतिनिधि वगैरह होगा वो वाद दायर कर सकता है। या मान लीजिए किसी मामले में इंजेक्शन ऑर्डर जारी हो गया, व्यादेश जारी हो गया, तो उसकी बात कर रहा है। फिर क्या हो गया, सद्भावना पूर्वक, ठीक है ना, सद्भावना पूर्वक गलत क्षेत्राधिकार में कोई वाद या आवेदन दायर कर दिया गया है, तो क्या होगा, तब भी समय को रुकना शुरू हो जाएगा कि भाई कोई बात नहीं, आप आगे जाके उस समय को काट के और आगे उस पीरियड को जोड़ सकते हो।
फिर आता है अकिंचन के रूप में। अकिंचन क्या होता है? पॉपर के रूप में अगर कोई वाद या आवेदन वगैरह किया गया है तो जब तक उसको आवेदन के रूप में कंसेंट वगैरह कोर्ट की तरफ से नहीं मिलेगी तब तक की बात कर रहा है। फिर उसके बाद होता है प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा समय। कौन सी प्रतिलिपि? भाई न्यायालय के द्वारा किसी प्रतिलिपि को प्राप्त करना है, उसमें जो समय लगा है उसकी बात कर रहा है कि भाई अगर उस समय को आपको कोई समय लग रहा है प्रतिलिपि प्राप्त करने में तो उसको यहाँ पे काट देंगे, मतलब समय उस समय के लिए रुक जाएगा। फिर आता है ऋणी का प्रशासन पत्र, उसकी भी बात कर रहा है कौन? सेक्शन 9। ये इसके अपवाद हो गए। अब हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ के चलेंगे हम सेक्शन 10 की तरफ। सेक्शन 10 हमको बोल रहा है न्यासियों या उनके प्रतिनिधियों के लिए वाद। कौन होता है न्यासी? जब हमने डेफिनेशन क्लोज देखा है तो उसमें एक सेक्शन आया था 2N। 2N में हमको न्यासी की डेफिनेशन दे रखी थी कि भाई ये है 2 और ये है, रुकिए एक मिनट, 2 और ये है N। 2N में हमको न्यासी की डेफिनेशन दे रखी थी। तो ये बता रहा है भाई न्यासी या उनके जो हित प्रतिनिधि होते हैं उनके विरुद्ध वाद कैसे किया जाएगा। तो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वाद जिसमें संपत्ति किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए न्यास हुई हो। विनिर्दिष्ट प्रयोजन क्या हो गया? यानी कि हो गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्या हो गया? कोई जो प्रॉपर्टी है वो क्या हुई है? ट्रांसफर हुई है, न्यास हुई है, न्यस्त किया गया है, उसको ट्रांसफर नहीं न्यस्त किया गया है। तो जो उसके विधिक प्रतिनिधि या समुन्निदेशी जो होते हैं उनके विरुद्ध सिवाय मूल्यवान प्रतिफलार्थ समुन्निदेशी को या उसके उनके हस्तगत संपत्ति या उसके आगमों का पीछा प्रयोजन करने से और संपत्ति उसके आगमों के लिए लेखा हो। क्या बात हो गई इसके लिए कि भाई आपने अगर कोई ट्रस्टी है, ट्रस्टी को अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो उसके बारे में हमको ये सेक्शन बात कर रहा है कि भाई उसके जो विधिक प्रतिनिधि वगैरह होंगे वो किस तरीके से वाद दायर करेंगे, आवेदन करेंगे, किस समय पीरियड में दायर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो संपत्ति होती है वो किसी हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, धार्मिक, खैराती विन्यास में समाविष्ट कोई संपत्ति होती है, एक विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए न्यासित होती है और संपत्ति का जो प्रबंधक होता है वो उसका न्यासी होता है। ये बेसिकली न्यास के प्रोविजन बता रहा है कि भाई जो न्यास होता है उसमें कोई विनिर्दिष्ट प्रॉपर्टी होती है उसको बता रहा है कि भाई वो जो न्यासी के संबंध में क्या होती है उसको ट्रांसफर किया जाता है, न्यस्त किया जाता है। तो किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए होगी और जो संपत्ति का प्रबंधक होगा वो उसका न्यासी होगा। तो जब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 10 की तो हमने इसको देखा 2N के साथ। तो 2N के साथ देखा तो हमको अब बात करनी पड़ेगी यहाँ पे आर्टिकल्स की। यहाँ पे कौन से आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे हम उन आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं जो न्यास और न्यास संपत्ति संबंधी वाद के बारे में है। आर्टिकल 92 से लेकर 96 की बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला इसका आर्टिकल 92 आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला आर्टिकल नहीं है, ये आर्टिकल है हमारा लिमिटेशन एक्ट के पीछे हमको एक शेड्यूल दे रखी है, उसमें हमको आर्टिकल्स दे रखे हैं। ये उन आर्टिकल्स की बात कर रहा है जहाँ पे ट्रस्ट के प्रोविजन से रिलेटेड भी आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल 92 आता है वो हमको क्या बोलता है कि भाई न्यास के रूप में हस्तांतरित या वसीयत की गई और तत्पश्चात न्यासी द्वारा मूल्यवान प्रतिफलार्थ अंतरित की गई स्थावर संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। इसका परिसीमा काल कितना होगा? 12 वर्ष होगा। कब से होगा? जब वह अंतरण वादी को ज्ञात हो जावे, मतलब जो वादी होता है उसको इस चीज की नॉलेज हो जावे कि भाई इस तरीके का कोई अंतरण किया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के चलेंगे आर्टिकल 93 की तरफ। तो 93 क्या बोल रहा है? न्यास के रूप में हस्तांतरित, वसीयत की गई, तत्पश्चात न्यासी द्वारा मूल्यवान प्रतिफलात अंतरित की गई, यहाँ पे जंगम संपत्ति है। जंगम संपत्ति क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो जब मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है तो 3 वर्ष हो जाएगा। कब से होगा? जब वह अंतरण वादी को ज्ञात हो जाए। सेम प्रोविजन था, बस यहाँ पे आ गए मूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 94 के बारे में। तो आर्टिकल 94 हमको बोल रहा है कि हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, धार्मिक, खैराती विन्यास में समाविष्ट स्थावर संपत्ति के अंतरण को जो उसके प्रबंधक द्वारा मूल्यवान प्रतिफलात किया गया हो अपास्त करने के लिए। वहां पे कब्जे के रिकवरी के लिए था, यहाँ पे क्या है? मूल्यवान अपास्त करने के लिए है। ठीक है, कब तक होगा? 12 वर्ष तक होगा। अंतरण कब होगा? जब वादी को ज्ञात हो जावे। फिर सेम प्रोविजन है लेकिन यहाँ पे हो गई जंगम संपत्ति, किसमें? 95 के अंतर्गत। तो क्या होगा? कितना परिसीमा काल होगा? होगा 4 वर्ष, 3 वर्ष। फिर जब वह अंतरण वादी को ज्ञात हो जाए तब से। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे जब हम बात करेंगे तो इसमें एक आर्टिकल और आता है 96 जो हमको बात करता है कि हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, धार्मिक, खैराती विन्यास के प्रबंधक द्वारा विन्यास में समाविष्ट उस जंगम स्थावर संपत्ति के प्रत्युर्पण, किस चीज की बात कर रहा है? रिकवरी की बात कर रहा है।
जो पूर्वतन प्रबंधक द्वारा, जो पहले जो प्रबंधक है उसके द्वारा अगर मूल्यवान प्रतिफलात अंतरित कर दिया गया है तो 12 वर्ष होगा, और अगर अंतरक की मृत्यु, उसके पद त्याग, हटाए जाने की तारीख, विन्यास का प्रबंधक के रूप में वादी की नियुक्ति तारीख जो भी पश्चातवर्ती हो तब से ये प्रभावी हो जाएगा। ठीक है। अब जो सेक्शन 11 आ रहा है वो बात कर रहा है किसके बारे में, बाहर की गई, किससे बाहर, भारत के बाहर की गई संविधाओं के आधार पर बात कर रहा है, मतलब आउटसाइड, आउटसाइड जो होता है जुरिस्डिक्शन वगैरह जो होता है, आउटसाइड टेरिटरी वगैरह होता है, उसकी बात कर रहा है। क्या होता है, जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविधाओं के आधार पर वाद। तो क्या होगा, अगर विदेश में की गई संविधाओं के आधार पर उन राज्य क्षेत्रों पर जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है, मतलब जहां जहां पर यह अधिनियम लागू है, इस अधिनियम में अंतर्निविष्ट परिसीमा विधि के प्रावधान लागू होंगे, मतलब लिमिटेशन एक्ट के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई हो जाएंगे। विदेश में प्रवर्त संविधा विषयक कोई भी नियम उस अन्य राज्य या विदेश में की गई संविधा पर आधारित वाद पर, मतलब अगर उस पे हमारे लिमिटेशन एक्ट का प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं तो वहां पे उसके क्या होगा, उसको उसके अकॉर्डिंग वहां पे लिमिटेशन चलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद में बात कर रहा है। ठीक है। तो आप जस्ट ये बोल सकते हैं कि भाई आउटसाइड है, लिमिटेशन लागू हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा ये सेक्शन। ठीक है। अब आता है भाग 3। भाग 3 बात करता है परिसीमा काल की संगणना के बारे में। सेक्शन आते हैं 12 से लेकर 24 तक। ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 12 को देखेंगे, तो वो बोल रहा है विधिक कार्रवाइयों में समय का अपवर्जन। तो क्या होगा इसके अंतर्गत, ये बता रहा है भाई किसी वाद, अपील या आवेदन की परिसीमा काल में वह समय अपवर्जित कर दिया जाएगा, उस समय को हटा दिया जाएगा जिससे ऐसी परिसीमा काल की गणना की जानी है। ठीक है। फिर अपील आवेदन के लिए पुनरीक्षण या निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए वह दिन अपवर्जित कर दिया जाएगा जिस दिन निर्णय सुनाया जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद डिक्री, दंडादेश, आदेश की अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन बाकी है, वहां प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने में समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। यहाँ पे भी बता रहा है कि अगर प्रतिलिपि प्राप्त करने में अगर कोई समय लगा है तो उसको काट देंगे। फिर उसके बाद डिक्री, आदेश की अपील की इजाजत के आवेदन में प्रतिलिपि प्राप्त करने का समय अपवर्जित हो जाएगा। यहाँ पे इनकी बात कर रहा है पुनरीक्षण पुनर्विलोकन की, यहाँ पे बात कर रहा है अपील की इजाजत के आवेदन की बात कर रहा है। और पंचायत अपास्त करने के आवेदन में प्रतिलिपि प्राप्त करने के समय का अपवर्जन। इन तीनों में तो प्रतिलिपि प्राप्त कर रहा है, और उसमें क्या निर्णय वाली बात आ गई, और यहाँ पे क्या आ गई, परिसीमा काल की जब से गणना की जानी है उसकी बात कर रहा है। वह समय अपवर्जित नहीं होगा जो न्यायालय ने उस डिक्री आदेश की प्रतिलिपि का आवेदन करने से पहले डिक्री आदेश को तैयार करने में लगाया हो। मतलब ऐसा कोई समय है जो प्रतिलिपि का आवेदन करने से पहले कोई डिक्री या आदेश को तैयार करने में लगाया हो, तो उस समय को नहीं मानेंगे। उससे पहले जो हमने पॉइंट्स बताए हैं बस उन्हीं को कवर करेगा ये। ठीक है। अब आता है 13। सेक्शन 13 क्या बोलता है, अकिंचन के रूप में वाद करने की बात कर रहा है कि उन दशाओं में समय का अपवर्जन जहां की अकिंचन के रूप में वाद लाने या अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन किया गया है। तो क्या होगा इसके अंतर्गत, जहां अकिंचन के रूप में वाद लाया अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन किया गया हो, ऐसा आवेदन न्यायालय द्वारा अस्वीकृत हो गया हो, मतलब उसने इजाजत लेने के लिए आवेदन किया और कोर्ट ने उस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया, तो वहां विहित काल की गणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जितने समय के दौरान आवेदक उस इजाजत के लिए अपना आवेदन सद्भावना पूर्वक आयोजित कर रहा हो। विहित फीस देने पर यही माना जाएगा कि न्यायालय फीस प्रारंभ में ही दे दी गई थी। इस सेक्शन का मतलब ये हो गया कि भाई अकिंचन के रूप में आवेदन किया, न्यायालय ने उसको स्वीकृत कर दिया, तो भाई जितना भी समय इस आवेदन वाले प्रोसेस में लगा तो उतना समय क्या कर दिया जाएगा, अपवर्जित कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। और फिर क्या होगा, और उसने ऐसा आवेदन जो किया गया होगा वो सद्भावना पूर्वक किया गया होना चाहिए, और अगर विहित फीस उसने दे दी है तो उसको यही माना जाएगा कि भाई उसने न्यायालय में जो फीस जमा प्रारंभ में करा दी थी ये वही फीस है। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 14 की, भाई बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही में लगे समय का अपवर्जन। भाई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, क्षेत्राधिकार ही नहीं है, और आपने क्या किया, उसमें अपना वाद या आवेदन वगैरह कर दिया। ठीक है। और लेकिन आपने क्या किया, किसी इंटेंशन से ऐसा नहीं किया, बल्कि क्या किया, सद्भावना पूर्वक ऐसा किया, तो वहां जो समय लग गया उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा। क्या बोल रहा है सेक्शन 14 कि भाई किसी वाद की परिसीमा काल की संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जितना बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाहियों में लगता है। सद्भावना पूर्वक हमने कहाँ पे पढ़ा है, हमने आईपीसी में पढ़ा है सद्भावना पूर्वक। आपने देखा था ना, जब आईपीसी में हम 52 सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 52 देखते हैं, तो वो हमको यही बोलता है 52 सद्भावना पूर्वक।
ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहा है। अब आगे बढ़े तो इसमें क्या होगा, किसी आवेदन की परिसीमा काल की संगणना में उतना समय जितने के दौरान वादी प्रथम बार के अपील पुनरीक्षण न्यायालय में उसी प्रकार अनुतोष के लिए बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावना पूर्वक कार्रवाई में लगा जो समय है उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा। बस यही बात बार बार रिपीट कर रहा है, पर ये बेसिकली इसमें ये बात है कि अगर आपने बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावना पूर्वक कोई कार्रवाई वगैरह कर दी है तो उतने समय में जितना समय लगा है उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा। और यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे सीपीसी को भी। क्या बोल रहा है, सीपीसी के ऑर्डर 23 रूल जो रूल 2 है उसके होते हुए भी जो उपयुक्त धारा, मतलब ये जो धारा दे रखी है हमको, इसके जो प्रोविजंस होंगे वो किसके संबंध में, आदेश के नियम के दिन न्यायालय द्वारा दी गई नई अनुज्ञा के आधार पर। अनुज्ञा क्या होती है, परमिशन के आधार पर जो दी गई है, अगर कोई त्रुटि वगैरह रह गई हो तो उसको क्या करेगा, अन्य हेतु से पहले वाद का असफल होना असंभव अवश्यम भावी है। सब कुछ छोड़िए, लैंग्वेज बहुत क्लिष्ट है, इसको हटाइए। सबसे पहले मैं बस इसको जो नॉर्मल इसमें बात बोली गई है कि भाई कोई जो नया वाद होगा उसमें दी गई अनुज्ञा के आधार पर संस्थित नए वाद के संबंध में भी लागू होंगे। किसके प्रोविजन, इस धारा के प्रोविजंस। ठीक है, अगर सीपीसी का ऑर्डर 23 रूल 2 है तब भी, ठीक है ना, ये बात बोल रहा है। फिर बात करें स्पष्टीकरण में, समय का अपवर्जन करने में जिसके दौरान कोई पूर्ववर्ती सिविल कार्यवाही लंबित थी वह जिस दिन कार्रवाई संस्थित हुई थी दोनों गिने जाएंगे। मतलब कोई लंबित कार्रवाई है, पेंडिंग कार्रवाई है उसको, और जिस दिन कार्रवाई संस्थित हुई थी उसको भी काउंट करेंगे ये। वादी आवेदन जो किसी अपील का प्रतिरोध कर रहा हो कार्रवाई का अभ्युजन करता हुआ समझा जाएगा। मतलब वादी आवेदक है जो किसी अपील का प्रतिरोध कर रहा है, अपील हो रही है उसका प्रतिरोध कर रहा है, तो उसको क्या मानेंगे कि भाई कार्रवाई का अभ्युजन कर रहा है वो। ठीक है, और पक्षकारों के या वाद हेतुकों के कुसंयोजन को अधिकारिता में त्रुटि जैसी प्रकृति का हेतु माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई सेक्शन 14 की। अगर इसको देखते हैं कंक्लूजन में तो क्या हो गया कि भाई कार्रवाई जिसका अभियोजन किया जा रहा है दीवानी होनी चाहिए, प्रतिवादीगण दोनों कार्रवाई में एक होने चाहिए, वाद हेतुक भी दोनों कार्रवाई में एक ही होने चाहिए, गलत न्यायालय में सिविल कार्रवाई सम्यक तत्परता द्वारा व सद्भावना पूर्वक होनी चाहिए, न्यायालय अधिकारिता के अभाव में या उसी प्रकृति के अन्य कारण असमर्थ होना चाहिए। ठीक है, सम्यक सतर्कता और ध्यान का कि मतलब उचित सावधानी रखी गई थी। ठीक है ना, ये सारी बातें हमको सेक्शन 14 बोल रहा है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 15 की। तो कुछ अन्य मामलों में समय का अपवर्जन, मतलब जो ये प्रोविजंस दिए गए इनके अलावा भी कुछ एक बातें हैं जब समय का अपवर्जन कर दिया जाएगा, समय को काट दिया जाएगा। तो वाद या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा भाई जिस दिन वाद संस्थित किया गया है या निष्पादित किया गया है या किसी व्यादेश के द्वारा इंजेक्शन ऑर्डर के द्वारा रोक दिया गया है, तो उतना समय जितने समय व्यादेश या आदेश बना रहा हो, व्यादेश निकाला गया हो, प्रत्याहरण किया गया हो, वाद की परिसीमा काल की संगणना में जिसकी सूचना दी गई हो, जिसके लिए सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व सम्मति या मंजूरी अपेक्षित है, मंजूरी अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। ये सारी बातें बोल रहा है हमको कि भाई वाद आपने दायर किया गया वो, निष्पादित किया गया वो समय, व्यादेश के कारण रोक दिया गया वो समय, इन सबको क्या कर दिया जाएगा, अपवर्जित कर दिया जाएगा। और वाद की परिसीमा काल की संगणना में जिसकी सूचना दे दी गई हो, सरकार की अगर पूर्व सम्मति आवश्यक है, मंजूरी अपेक्षित है अन्य अधिकारी से, तो उस समय को, और मंजूरी अभिप्राप्त करने में जो समय लगा है उसको, इन सब चीजों को अपवर्जित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ऐसा अपवर्जन करने में जिस तारीख को मंजूरी के लिए आवेदन किया वह सरकार तथा अन्य प्राधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ दोनों गिने जाएंगे। किस किस को गिनेंगे कि भाई जिस दिन क्या हुआ, तारीख मंजूरी मिली आवेदन करने के लिए, और सरकार या किसी अन्य अधिकारी ने कोई आदेश दिया उसको भी इसके अंतर्गत काउंट किया जाएगा। अब किसी व्यक्ति का दिवालिया न्याय निर्णीत करने की कार्रवाई में नियुक्त किसी रिसीवर या अंतरिम रिसीवर के द्वारा किसी कंपनी के समापन की कार्रवाई में नियुक्त किसी समापक या अंतिम समापक के द्वारा किसी वाद डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन की परिसीमा काल की संगणना में वह समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। क्या मतलब निकला इस बात का? इस बात का ये निकला कि भाई किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित करना है तो जिसके लिए कोई रिसीवर वगैरह या कुछ कोई अन्य अधिकारी को नियुक्त किया गया है, किसी समापक या अंतिम समापक को नियुक्त किया गया है, तो किसी वाद या डिक्री के निष्पादन में आवेदन की परिसीमा काल में वो समय अपवर्जित कर दिया जाएगा कि जब उसको ये दिवालिया घोषित करने के लिए जो रिसीवर या अंतिम समापक को नियुक्त किया गया है उसको, जो ऐसी कार्यवाही को संस्थित करने की तारीख से शुरू होकर रिसीवर समापक नियुक्त करने की तारीख से 3 मास के अवसान पर समाप्त हो जाएगी। ये बात कौन बोल रहा है हमको? ये बोल रहा है हमको 15 का क्लॉज 3। ठीक है,
तो ये बोल रहा है भाई रिसीवर समापक को आपने नियुक्त किया, फिर नियुक्त करने में मतलब जिस तारीख को आपने संस्थित किया कि भाई मेरे को नियुक्त करना है ऐसे समापक या रिसीवर को, उसकी तारीख से 3 मास के अवसान पर समाप्त हो जाएगी, मतलब 3 माह के अंतर अंतर वो समाप्त हो जाएगा। और किसी डिक्री के निष्पादन में हुए विक्रय में क्रेता द्वारा कब्जे के लिए वाद की परिसीमा काल की संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान विक्रय अपास करने के लिए कोई कार्यवाही अभियोजित की जा रही है। मतलब विक्रय को अपास करने के लिए अगर कोई कार्यवाही अभियोजित की जा रही है, कोई कार्यवाही की जा रही है, तो उतने समय को उससे अपवर्जित कर दिया जाएगा। वाद की परिसीमा काल की संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जितना समय प्रतिवादी अनुपस्थित रहा है। मतलब प्रतिवादी उपस्थित ही नहीं रहा और वो बोलता है युक्त कारण है कि वो भारत के राज्य क्षेत्र के भारत है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रशासन के अधीन है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रशासन के अधीन हो और भारत के बाहर जो भारत का बाहर का राज्य क्षेत्र है वहां पे हो, तो प्रतिवादी अनुपस्थित हो तो उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। ये बोल रहा है हमको 15 का क्लोज 5। अब 16 कहता है वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत होने पर या मृत्यु होने के पूर्व क्या प्रभाव होगा। तो ये वाला सेक्शन क्या बता रहा है कि भाई कोई वादी है या प्रतिवादी है, वाद संस्थित करने के पूर्व या जिसके विरुद्ध वाद दायर किया गया है उसके विरुद्ध अगर वो मर जाता है तो कौन करेगा, तो उसके विरुद्ध करेगा। मतलब मान लीजिए प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, इनकी हो जाती है मृत्यु, इनमें से किसी की भी अगर मृत्यु हो जाती है तो इनकी तरफ से लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो इनके लिए वाद लेके आ सकेगा। ठीक है, वाद कर सकेगा, आवेदन कर सकेगा। और जो ये वाले प्रावधान होते हैं वो शूफा के अधिकार और स्थावर संपत्ति के वादों या आनुवंशिक पद के कब्जे के वादों को लागू नहीं होंगे। ये बात हमको सेक्शन 16 बोल रहा है। अब सेक्शन 17 बोल रहा है कपट या भूल का प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लिए। ठीक है, तो कपट और भूल का क्या प्रभाव होता है। मिथ्या कपट भूल छुपाने का प्रभाव क्या होगा, जब तक नॉलेज में ना आए, मतलब जब तक ज्ञान में ना आ जाए ऐसे कपट वगैरह का, तब तक वो पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। और जहां मिस्टेक डिस्कवर हो गई, जहां पे वो जो मिस्टेक है वो ढूंढ ली गई है, खोज कर ली गई है उसकी, तो वहां पे वो पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इस बात का कि जहां किसी ऐसे वाद या आवेदन के मामले में जिसके लिए परिसीमा अधिनियम में कोई परिसीमा काल विहित है, वाद आवेदन प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के कपट पर आधारित है, इसमें ये जो प्रतिवादी वगैरह होंगे ना इनके एजेंट भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो वाद या आवेदन पर आधारित अधिकार हक का ज्ञान वादी या प्रतिवादी या उपयुक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर छुपाया गया है, वहां वाद आवेदन भूल है परिणामों को दूर करने के लिए वादी आवेदक के अधिकार को सीमित करने के आवश्यक दस्तावेजों को कपट के द्वारा छिपाया गया है, तो परिसीमा काल तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कपट या भूल का वादी आवेदक को पता न चल जाए, सम्यक तत्परता से पता न चल जाए, छिपाए गए दस्तावेज वादी आवेदक को सर्वप्रथम प्राप्त ना हुए। ठीक है, परंतु न्यायालय परिसीमा काल को तब तक बढ़ा सकेगा जबकि ऐसा आवेदन कपट का पता लगाने की बल या प्रयोग के बंद होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर भीतर किया गया हो। ये बात बोल रहा है। तो अगर हम इसका कंक्लूजन देखते हैं तो हमको यही पता चलता है कि भाई मिथ्या भूल या छुपाने का प्रभाव क्या होगा कि जब तक वो नॉलेज में नहीं आएगा दूसरे पक्षकार के, तब तक वो पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। और जहां वो पीरियड स्टार्ट तब हो जाएगा जब वो मिस्टेक या जो भूल होगी वो सामने आ जाएगी, खोज कर ली जाएगी उसकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिखित अभिस्वीकृति का प्रभाव कि भाई जो लिखित अभिस्वीकृति है इसका क्या प्रभाव होएगा। इसमें क्या होता है कि जहां किसी संपत्ति या अधिकार विषयक वाद या आवेदन के लिए विहित काल के अवसान के पहले, मतलब विहित काल है उसको खत्म होने से पहले ऐसे दायित्व की लिखित अभिस्वीकृति कर दी गई है। अभिस्वीकृति क्या होती है कि भाई किसी चीज को स्वीकार करना। ठीक है, और ये कैसे हो सकता है, अभिव्यक्त भी हो सकता है, विवक्षित भी हो सकता है, दोनों रूपों में हो सकता है। जो उस पक्षकार द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति अधिकार का दावा किया जाता है या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसमें वह अपना अधिकार या दायित्व व्युत्पन्न करता है, जो अधिकार या संपत्ति पर रखता है उसके द्वारा या कोई इसके ऊपर दायित्व व्युत्पन्न करता है उसके द्वारा, अगर वह इस अभिस्वीकृति हस्ताक्षरित की गई थी। हस्ताक्षरित क्या होती है, हस्ताक्षरित या तो स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित हो या कोई प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित हो तो वो मानी जाएगी। डिक्री या आदेश के निष्पादन को किसी संपत्ति या अधिकार का आवेदन नहीं मानी जाएगी। मतलब हस्ताक्षर किसके द्वारा होना चाहिए, स्वयं के द्वारा या प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा होगी तो एक नया परिसीमा काल, नया लिमिटेशन काल रिकाउंट होना शुरू हो जाएगा, संगणित होना शुरू हो जाएगा। जहां की वह लेख जिसमें अभिस्वीकृति की गई है, जिसको स्वीकार किया गया है, बिना तारीख का है, मतलब कोई डेट डिसाइड नहीं की गई है, तो वहां उस समय के बारे में जब वह हस्ताक्षरित किया गया था मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा। ये तो हो गई इस सेक्शन की डिटेल की बात, लेकिन बेसिकली ये जो सेक्शन बोल रहा है वो ऐसे बोल रहा है कि जब विहित काल के अवसान के पहले, जो विहित काल है, एक सेकंड रुकिए,
विहित काल के अवसान के पहले अगर वह अभिस्वीकृत और हस्ताक्षरित हो गया, ठीक है ना, अभिस्वीकृति और हस्ताक्षरित की गई है, तो एक नया परिसीमा काल संगठित हो जाएगा। ये वाली बात बोल रहा है हमको सेक्शन 18। इसका मतलब हो गया बिफोर प्रिस्क्राइब पीरियड एक्नॉलेज कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो रिकाउंट हो जाएगा लिमिटेशन पीरियड। तो ये तो बात की आज हमने सेक्शन 7 से लेके 18 तक। अब हम इसको कंप्लीट करने के लिए लेके आएंगे पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 लेके आएंगे इसका। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में से भी जुड़ सकते हैं, जो है हमारा डीलो इंस्टीट्यूट का। हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है डीलो इंस्टीट्यूट के नाम से, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आप जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। नए लेक्चर्स के लिए हमने लगभग सारे माइनर एक्ट्स करवा दिए, लिमिटेशन एक्ट चल रहा है और इसके बाद आएगा हमारा एनआई एक्ट आने के बाद हमारे लगभग सारे आरजेएस से रिलेटेड माइनर एक्ट्स हो चुके हैं। तो जिन जिन लोगों ने माइनर एक्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लीज एक बार जाके माइनर एक्ट्स को 2 की स्पीड पे करके गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा, आपका एक बार फास्ट रिवीजन हो जाएगा उनके थ्रू। आप रोज एक वीडियो भी देखेंगे तो हो जाएगा आपका काम। अभी अपने आरजेएस में काफी टाइम है, लगभग 1 महीना है हमारे आरजेएस में, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियोस देखिए, 2 की स्पीड पे देखिए, अपना फास्ट रिवीजन कीजिए और जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। थैंक यू so much.